नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड के सिलेबस के विषय में। हम एमए इतिहास के चौथे सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप इस सेमेस्टर को अच्छे तरीके से समझकर, पढ़कर और इसके अनुसार अपनी तैयारी करके आप न केवल एमए में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि इतिहास से जुड़े और भी परीक्षाओं में आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम समझते हैं कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है। दोस्तों, आपके 100 नंबर के प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें से 100 नंबर आपको मिलते हैं एक सब्जेक्ट में पूरे सत्र में, और 70 नंबर जो रहते हैं वो लास्ट में जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें मिलते हैं। और 30 नंबर में से जो 20 नंबर होते हैं वो आपको सीसीई या फिर जो टेस्ट होते हैं आपके बीच बीच में उनके होते हैं। और 30 में से जो बचे 10 नंबर होते हैं उनमें से 5 नंबर आपको आपकी अटेंडेंस, आपकी उपस्थिति पर मिलते हैं कि आप क्लास में कितने उपस्थित थे, और उसमें से 5 नंबर आपको आपके बिहेवियर पर मिलते हैं। तो इस तरह से आपका एक पेपर 100 नंबर का होता है। और हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर आता है इसको थोड़ा सा बांटा गया है ए बी सेक्शन में, 1 2 3। तो यहाँ पर जो ये पूरा एक ही पेपर है, लेकिन इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पर तीनों के लिए सिर्फ 100 नंबर है, तो ये बांटा गया है, ठीक है, समय के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए पहला पेपर जो आता है, अब आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1200 AD। फिर जो बी है, सॉरी ये कहाँ गए फिर से, फिर जो बी है, बहुत समस्या है, सॉरी फिर से हम जाते हैं इधर फोर्थ सेमेस्टर में। फिर जो बी है वो है एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1200 AD। फिर सी आता है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया अप टू 1200 AD। फिर आपका जो सेकंड पेपर आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। फिर आता है मुगल पीरियड। फिर आता है सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। यानी कि आपके दूसरे पेपर में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको इन दोनों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक है और आर्थिक दशा है वो आपको बतानी होंगी, ठीक है। अब जो तीसरा पेपर आता है वो है पॉलिटिकल एंड सोशियो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1947। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आपको आधुनिक भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बतानी होगी, और साथ ही साथ इसी के साथ चल रहे आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में भी बताना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही है। यहाँ पर आपको कितने पेपर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पेपर है, और चौथे पेपर के रूप में आपको क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है। प्रोजेक्ट में दोस्तों 100 नंबर का भी यही रहेगा, और 70 नंबर, मतलब अलग अलग मिलाकर आप बात करें प्रोजेक्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चैनल है हमारा, उसमें फोर्थ सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो अब हम यहाँ पर से शुरुआत करते हैं हमारे जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसे समझने की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और पढ़ाई वाले वीडियो तो शायद उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँ। देखिए दोस्तों, जो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पहला पेपर है
वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1200 एडी, यानी कि प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक का आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला यूनिट आ जाता है वो प्राचीन भारत को जानने के स्रोत आ जाते हैं, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोत हो या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण हो। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और विस्तार आपको बताना है, जो इनकी सभा समिति थी वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपको प्रादेशिक राज्य, किस तरह से राज्य की अवधारणा बनी, जो राजतंत्र बने या फिर गणतंत्र, इनकी विशेषता और इनके कार्य आपको बताना है। फिर आपको जनपद काल, फिर महाजनपद काल में कैसे मगध साम्राज्य का उदय होता है वो आपको बताना है, और इनके प्रमुख राजा और इनके प्रमुख वंश बताने हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आते हैं अशोक, फिर आते हैं पुष्यमित्र शुंग, फिर आते हैं कनिष्क, फिर गुप्त साम्राज्य आ जाता है। फिर इनके बाद में हर्ष का विस्तार आ जाता है, हर्ष आते हैं जो पुष्यभूति वंश के होते हैं। फिर आते हैं प्रतिहार, कन्नौज, पाल, राष्ट्रकूट, इनका जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वो आपको बताना है। फिर इसके बाद में आपको जो बादामी के चालुक्य हैं, जो उनका साम्राज्य है वो बताना है। फिर पल्लव आ जाते हैं, फिर चोल आ जाते हैं, फिर इसके बाद में राजपूत काल आ जाता है, चौहान काल आ जाता है, परमार, चंदेल, फिर इसके बाद में गढ़वाल। तो कुल मिलाकर आपको शून्य से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक की 1200 ईस्वी तक की जो जितनी भी राजनीतिक घटनाएं, जितने भी प्रमुख राजवंश हुए हैं, उन सभी के इतिहास के विषय में आपको बताना है। अब इसके बाद में हम सेकंड पेपर देखते हैं, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक इतिहास प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक। अब यहाँ पर आपको प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था पर इतिहास लेखन, उद्देश्य और महत्व, राज्य की उत्पत्ति, जनपद, महाजनपद, राष्ट्र, संघ, इन सभी के बारे में बताना होगा। कौटिल्य की राज्य अवधारणा भी महत्व रखती है, क्योंकि कौटिल्य इसी समय के लेखक रहे हैं और उन्होंने प्रमुख रूप से सप्तांग का सिद्धांत दिया है। अंतर्राज्यीय संबंध उन्होंने बताया है। मंडल सिद्धांत भी कौटिल्य का ही है, और राज्य के उद्देश्य और कार्य क्या होने चाहिए वह भी कौटिल्य ने बताया है। ये सब कुछ आपको बताना होगा। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस होता है, और कौन कौन से राजतंत्र थे और कौन कौन से गणतंत्र थे, यह आपको बताना होगा। राज्य से की क्या प्रक्रिया थी, क्या महत्व था, क्या सिद्धांत था, ये बताना होगा। राजत्व की शक्ति और कार्य, शक्ति, कार्य आदि, मंत्रिपरिषद, कार्य, महत्व और दूत और चर व्यवस्था आपको बतानी है। और फिर सभा और समिति यहाँ पर क्या महत्व रखती थी और उसके सदस्य कैसे बनते थे, उसका क्या कार्य था, उसका क्या महत्व था, बताना होगा। साथ ही साथ आपको लिच्छवी प्रशासन बताना होगा, क्योंकि जो गुप्त वंश है वो लिच्छवियों की शक्ति से ही बड़ा साम्राज्य बन पाया, इसलिए लिच्छवियों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मौर्य प्रशासन आपको बताना होगा, गुप्त प्रशासन आपको बताना होगा। फिर आपको जो हल्स प्रशासन है, उनकी संरचना है, वो आपको चोल प्रशासन आ जाता है। फिर आपको न्याय व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था आदि बतानी होगी। तो पहले वीडियो में पहले पेपर में जहाँ पर हमने जो शून्य से लेकर 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक वंश रहे उनके विषय में जाना, तो दूसरे पेपर में आपको शुरुआत से जो 1200 ईस्वी तक है इसके आपको प्रमुख व्यवस्थाएं आपको बतानी है। अब तीसरे पेपर में हम आ जाते हैं। तीसरे पेपर में जो प्राचीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास है 1200 ईस्वी तक, वो आपको बताना है। वर्ण व्यवस्था आपको समझानी है। अब यहाँ पर हम सांस्कृतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। फिर दास व्यवस्था आ जाती है कि किस प्रकार से दास व्यवस्था थे, उनके क्या प्रकार थे, और प्राचीन भारत में दास व्यवस्था का क्या क्षेत्र था वो आपको बताना है। फिर शूद्रों की स्थिति आपको बतानी है, और फिर उसके बाद में प्राचीन काल में शूद्रों की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, यह आपको समझाना होगा। फिर उसके बाद में आश्रम व्यवस्था
और फिर पुरुषार्थ क्या होते हैं, फिर संस्कार क्या होते हैं, 16 संस्कार, फिर विवाह के क्या प्रकार होते हैं, विवाह के 8 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार जो होते हैं वो अनुकूल होते हैं और 4 प्रकार जो होते हैं वो प्रतिकूल होते हैं। यानी कि 4 विवाह समाज में अच्छे माने जाते हैं और 4 विवाह समाज में बुरे माने जाते हैं। तो विवाह के वो 8 प्रकार कौन-कौन से हैं ये आपको बताना होगा। फिर इकाई 6 आ जाती है धर्म, शिक्षा एवं साहित्य, वैष्णववाद ये आपको बताना होगा, शैववाद, शिक्षा केंद्र नालंदा, संस्कृत एवं संगम साहित्य आपको फिर कराधान का जो सिद्धांत था वो, फिर कर किस प्रकार से लगता था, फिर राज्य का व्यय क्या होता था, अर्थव्यवस्था कैसे बनती थी, श्रेणी यानी कि जो व्यवसाय थे वो कैसे चलते थे, भूमि का स्वामित्व किसके पास था, बहुत सारी चीज़ें आपको इस दौर की समझनी होंगी। फिर व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा ये आपको देखना होगा, सिक्कों के प्रकार, विनिमय कैसे होता था, बैंकिंग प्रणाली इस समय पर कैसी थी ये आपको बतानी होगी। और जो नगर का मुख्य बैंकर होता था, बैंकर जिसे श्रेष्ठी कहा जाता था, उसके विषय में भी आपको बताना होगा। 4th पेपर में देखिए भैया 4th सेमेस्टर का दिल्ली सल्तनत आ जाती है। दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। अब इसमें साहित्यिक स्रोत देखिए, इनके साहित्यिक स्रोत क्या है। तारीख़-ए-हिंद, तबक़ात-ए-अकबरी, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही रहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी उपलब्धियाँ, इल्तुतमिश, उसका प्रशासन, उसकी इक़्तिदारी प्रथा जो उसने शुरुआत की थी। फिर आ जाती है रज़िया, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्ताना थी, महिला मुस्लिम सुल्ताना थी। फिर आता है बलबन, जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया था। फिर जो बलबन था उसके विषय में अल-बरूनी नहीं, अबुल फज़ल लिखता है कि वो इतना ज़्यादा क्रूर शासक था कि जनता में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसने जो नगर द्वार होते थे वहाँ पर वो कुछ लोगों के कटे हुए सिर टांग देता था, ताकि लोगों के मन में खौफ बैठे और वो अनुशासन में रहें। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और इसकी जो प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, जो सैन्य सुधार हैं और बाजार नीति है, जो इनकी बाजार व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ही पहला व्यक्ति था जो दक्षिण भारत में विजय के लिए पहुंचा अपने चाचा के बोलने पर। इनके चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, इनका जो सिद्धांत था राजत्व का वो आपको बताना है। फिर गयासुद्दीन तुगलक के विषय में आपको बताया है। गयासुद्दीन के बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आपको बताना है। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक आ जाता है। फिर सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश में ज़्यादा कोई बड़े शासक या फिर ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं। फिर लोदी वंश आ जाता है, तो यहाँ पर बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी ये आ जाते हैं। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का सत्यानाश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती है। फिर खलीफा आ जाते हैं। खलीफा का क्या प्रभाव रहा दिल्ली सल्तनत में वो आपको बताना है। इसी के समकालीन 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर 1336 में हरिहर बुक्का नाम के 2 भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। दोस्तों, इनके जो गुरु थे उनका नाम था विद्यारण्य। उन्होंने ही इन्हें बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रेरणा दी थी राज्य स्थापित करने की, और इनका वो सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्होंने उनके नाम पर, विद्यारण्य के नाम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और जो पहला वंश कहलाया वो संगम वंश कहलाया। संगम के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र जो बहुत ज़्यादा योग्य थे वो थे हरिहर बुक्का। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर, अपने पिता के नाम से एक वंश, गुरु के नाम पर उन्होंने शहर की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य, और पिता के नाम पर उन्होंने वंश की स्थापना की, संगम वंश। यहाँ पर आपको संगम, सालुक, तुलुक, अरविडू जैसे वंश आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में बहमनी साम्राज्य आ जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद या फिर इनके समकालीन बनता है। फिर सल्तनत का पतन होता है। फिर मंगोल समस्या, जो इल्तुतमिश की मंगोल नीति थी, बलबन की मंगोल नीति थी, अलाउद्दीन की मंगोल नीति थी, इस पर आपको विचार करना है। फिर तैमूर की जो आक्रमण होते हैं वो आपको बताने हैं। फिर इस समय पर जो भूमि व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, वो आपको बतानी है। कुलीन वर्ग किस प्रकार था, दिल्ली सल्तनत की प्रकृति,
विजयनगर साम्राज्य की प्रकृति, भू राजस्व व्यवस्था, इन सभी के विषय में आपको बताना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मुगल काल। दोस्तों, हमने सिलेबस में क्या देखा था कि सिलेबस में ये सब जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये अलग पेपर के रूप में बता रहे हैं। दोस्तों, मुगल पीरियड की बात करें 1526 से 1857। 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर 62 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 1862 में। तो यहाँ पर देखिए, इकाई, यहाँ पर मैं जो इनके आखिरी बादशाह थे उनके विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि जब बहादुर शाह द्वितीय जफ़र को दिल्ली सल्तनत का वो दिल्ली का सुल्तान घोषित किए, मतलब कि क्या कहेंगे, सम्राट घोषित किए, क्योंकि 1857 तक इनका कोई वजूद नहीं था। ये एक बहुत ही पेंशनर बन चुके थे उसके। तो जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो क्रांतिकारी पहुंचे दिल्ली और उन्होंने कहा कि अब आप गद्दी संभालिए और छोटे छोटे राजाओं के साथ संवाद कीजिए और क्रांति को आग लगाइए, मतलब कि क्रांति को आगे बढ़ाइए। तो शुरुआत में तो बहादुर शाह जफर नहीं माने, लेकिन बाद में बहुत दबाव डालने पर वो मान गए और उन्होंने संवाद किया, और बहुत सारे राजाओं ने भी बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और क्रांति में कूद पड़े। बहादुर शाह जफर नाम से भी कविताएं लिखते थे। जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार किया तो उनके जो शहजादे थे, उनके जो वारिस थे, उनके सर कलम करके एक प्लेट में रखकर उनके सामने ले जाया गया। तो बहादुर शाह जफ़र ने जब अपने बच्चों के कटे हुए सिर देखा, तो उसकी वो बिल्कुल जैसे का वैसे ही खड़ा था, ऐसा पढ़ने में आता है। और जब उससे कहा गया कि लीजिए आपके लिए ये पेशगी है, तो उसने कहा कि शहजादे अक्सर अपने पिता से मिलने इस तरह ही आया करते हैं। इस तरह से उसने कुछ बात की थी। और अब इतनी उम्र में भी वो कम से कम एक मुझे एग्जैक्ट उम्र तो पता नहीं, लेकिन 80+ था, और बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध उम्र में भी ये जोश देखकर पता लगता है कि उस समय पर क्या ख्यालात बन चुके रहे होंगे क्रांतिकारियों के। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय भी एक क्रांतिकारी थे और 1862 में रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से एक मुग़ल साम्राज्य जिसने कहीं महानता को छुआ, कहीं पर उसने अपनी सबसे ज़्यादा बुराइयों को छुआ, औरंगज़ेब जैसे क्रूर शासक हुए, कहीं एक क्रांतिकारी भी जन्मा। यहाँ पर देखिए यूनिट 1 आती है साहित्यिक स्रोत, बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी। ये वो ग्रंथ है जिनसे हमें मुग़ल काल की जानकारी मिलती है। मुग़ल साम्राज्य की नींव यानी कि जो बाबर है उसके विषय में हमें बताना होगा। बाबर ने जो खानवा, चंदेरी, घाघरा का युद्ध लड़ा है वो आपको बताना होगा। दोस्तों, इससे जुड़ी एक ट्रिक है, जब मैं स्कूल में था तो मेरी टीचर अच्छे से बताई करती थी। तो वो ये बताती थी कि 26 को आया, यानी कि 26 को आया और भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली पानीपत के युद्ध को। 26 को आया, ठीक है, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। तो ये ऐसे ही कुछ है। 26 को आया, पानीपत का युद्ध लड़कर मुग़ल साम्राज्य बनाया, 27 को खाना खाया, खानवा के युद्ध, 28 को चल दिया, चंदेरी का युद्ध, 29 को घर गया, घाघरा के युद्ध, और 30 को मर गया। 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। वो एक सीढ़ियों से फिसल कर उसने एक दीन पनाह महल बनाया था और उसमें एक दीन पनाह नाम की एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी से फिसल कर वो मर गया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ये जो मैंने फिसल कर मरने की जो कहानी सुनाई है वो किसकी है? वो है हुमायूं की। ठीक है ना, सॉरी। हाँ, जो ये जो था इसके विषय में एक कहानी है कि एक समय पर ये था, कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि एक नंबर का नशेड़ी था और नशे के चक्कर में ये मर गया। कुछ इतिहासकार एक अलग थ्योरी काल्पनिक वाली बनाते हैं कि एक समय पर हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और मेरी जान ले लीजिए। तो धीरे धीरे कहते हैं कि हुमायूं ठीक होता गया और बाबर मरता गया।
इस तरह से बाबर की मौत हुई। और जो दीन पनाह महल की सीढ़ियों से फिसल कर मरे थे वो थे अकबर के पिता हुमायूं, और दीन पनाह महल को उन्होंने ही बनाया था। तो भैया सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं, हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं का जो चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था, इसके बाद में फिर ये हार जाते हैं। फिर शेर शाह सूरी कुछ समय के लिए, शेर शाह जो सूरवंश के नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठते हैं 1526 तक, सॉरी 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी रहता है। 1545 से 1556 तक इनके अलग अलग जो राजा रहते हैं वो बैठते हैं। फिर इसके बाद में देखिएगा, अगली यूनिट जो आती है वो आती है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। अकबर कैसे जीतता है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें वो कैसे जीतता है, ये आपको बताना है। फिर अकबर के बाद में आपको जहांगीर के बारे में बताना है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद में मुग़ल साम्राज्य का पतन। दोस्तों, औरंगज़ेब के बाद में भी मुग़ल राजा बनते रहे 1857 तक, लेकिन पतन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये नाम मात्र के राजा थे। इनके ज़्यादातर सामंत अब अलग राजा बन चुके थे और स्वतंत्र हो चुके थे। साथ ही साथ नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था और बहुत सारी चीज़ों में ये कमज़ोर पड़ चुके थे। ये खुद अंग्रेज़ों से हार चुके थे, इसलिए एक प्रकार से इनकी शक्ति पूरी तरह से टूट गई थी। तो हम कह सकते हैं कि पतन ही इनका माना जाएगा। और इसी समय पर मराठों का उदय हो रहा था, तो मराठों के विषय में भी आपको बताना है। आपको चैनल में एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मराठा साम्राज्य की, जहाँ पर आपको शुरुआत से आखिर तक मराठा साम्राज्य के विषय में बहुत आसानी से बताया गया है। तो आप चैनल में मराठा साम्राज्य की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। बंगाल, अवध, हैदराबाद के निज़ाम आदि यहाँ पर बनते हैं। फिर केंद्रीय प्रशासन जो पदशाह है, जो बादशाह है, जो मंत्री परिषद है, आपको इनके बारे में बतानी है। साथ ही साथ जाट और सतनामी विद्रोह भी इस समय पर देखने को मिलते हैं। अफ़गान और सिख संबंध आपको बताने हैं, क्योंकि सिख साम्राज्य की भी इसी दौर में स्थापना होती है। फिर प्रांतीय प्रशासन के विषय में आपको बताना है, सूबा, सरकार, परगना, मुख्य विशेषताएं आदि। यहाँ पर आपको राजत्व का सिद्धांत, जो 10 व्यवस्था है, जो भूमि का वर्गीकरण है, वो आपको बताना है। मनसबदारी प्रणाली के विषय में भी आपको जानकारी देनी है। अब यहाँ पर एक और पेपर आ जाता है, मध्ययुगीन भारत का सामाजिक संस्कृति और आर्थिक इतिहास। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा सिलेबस न पढ़कर आपको ब्रीफ में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना हो तो या तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विकास के बारे में बताना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत मुग़ल दौर में कैसी मस्जिदों का निर्माण हुआ, कैसे मकबरों का निर्माण हुआ, और कैसे इंडो इस्लामिक संस्कृति का निर्माण होता है। दोस्तों, इसके बाद में आप देखिए, जो क्षेत्रीय वास्तुकला है, चाहे वो विजयनगर की वास्तुकला हो, चाहे वो बहमनी साम्राज्य की वास्तुकला हो, इनके विषय में आपको बताना होगा। फिर मुग़ल और राजपूत चित्रकला के विषय में आपको बताना होगा। संगीत शैली और नृत्य शैली के विषय में। फिर इसके बाद में सूफीवाद और इसी समय में चल रहा भक्ति आंदोलन, इसके विषय में आपको बताना होगा। फिर चैतन्य के नेतृत्व में जो वैष्णव आंदोलन है, शैव आंदोलन है, इनके विषय में आपको बताना होगा। और इस समय जो प्रमुख संत रहे हैं, चाहे वो कबीरदास हो, तुलसीदास हो, इन सभी के विषय में आपको बताना होगा। फिर दोस्तों, यूनिट सी आती है, तो आपको ग्रामीण साम्राज्य और ग्रामीण अभिजात्य वर्ग और कृषक वर्ग के विषय में जानकारी होनी चाहिए। फिर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के अंतर्गत कुलीन और शहरी अभिजात्य वर्ग आपको बताना है। फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हिंदू शासक वर्ग की स्थिति। फिर उसके बाद में मुग़लों के अधीन हिंदू शासक वर्ग की स्थिति। फिर इसके बाद में आपको कृषि उत्पादन, साथ ही साथ आपको प्रमुख जो विभाग हैं
उनके विषय में बताना है। फिर तो आप एक-एक चीज़ को नोट कर के आप बता सकते हैं, जैसे इस समय पर जो प्रमुख फसलें थी वो आपको बताना है। फिर व्यापार वाणिज्य कैसा था वो आपको बताना है। फिर आपको भूमि व्यवस्था बतानी है, मुद्रा व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की, ये सब आपको बताना है। जो जनसंख्या परिवर्तन जो देखने को मिला है, जो धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला है, वो आपको बताना है। हुंडी प्रणाली क्या थी, हुंडी के प्रकार क्या थे, सराफा की भूमिका क्या थी, बीमा व्यवस्था कैसी थी, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा था, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में जो अगला पेपर आता है वो आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास, पॉलिटिकल एंड सोशियो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको कुछ जो चिंतक हैं उनके विषय में आपको लेखक है उनके विषय में आपको बताना है। जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बात करें तो साम्राज्यवादी विचारधारा में जेम्स व्हील, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ, इनके बारे में बताना है। ये साम्राज्यवादी थे, यानी कि ये मानते थे कि जो इंग्लैंड भारत पर कर रहा है वो सही है और इस साम्राज्यवाद के जरिए ही भारत का विकास किया जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में के.पी. जायसवाल, आर.सी. मजूमदार, आर.के. मुखर्जी जैसे इतिहासकार आते हैं। इनका ये मानना था कि एक राष्ट्र की भावनाओं से बनता है, किसी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद से नहीं बनता। मार्क्सवाद इतिहास लेखन की बात करें तो मार्क्सवादी में आ जाते हैं आर.पी. दत्त, डी.डी. कोशाम्बी, बिपिन चंद्र, इरफान हबीब। ये मानते हैं कि समाज के सब जो मार्क्स है उसकी विचारधारा को मानकर ही चलते हैं। फिर उपाश्रय जिन्हें सबाल्टर्न भी कहते हैं, जो कि निम्न तबके के जो लोग हैं उनका इतिहास लेखन करना अपना काम समझते हैं। इनमें रणजीत गुहा है, पार्थ चटर्जी है, गायत्री सुरेश है, शाहिद अमीन है, बहुत सारे राइटर हैं, इनके विषय में भी आपको पढ़ना है। बंगाल और बिहार में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर जो दोहरी शासन व्यवस्था है, द्वैध शासन है, क्लाइव की भूमिका है, वारेन हेस्टिंग्स का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर कार्नवालिस आ जाता है, इसका स्थायी बंदोबस्त और जो कार्नवालिस कोड है वो आपको बताना है। भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति, सहायक संधि, हड़प की नीति और इसके परिणाम, ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कैसे, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध के जरिए, और भी जो 1857 का विद्रोह आ जाता है उसके विषय में आपको बताना है। तो कुल मिलाकर ये जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझना है। तो कह सकते हैं कि अगर आप 4th सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ लेते तो आप बहुत सारे एग्जाम में इतिहास को कवर कर लेंगे। जैसे जो 1857 के बाद में जो आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1861, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड मेयो लिटन रिपन, इनका जो प्रशासन है वो आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन के विषय में आपको बताना है। सुधार आंदोलन जो चले, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, अलीगढ़ आंदोलन हो, इनके विषय में बताना है। ब्रिटिश शासन के समय में शिक्षा के प्रमुख सुधार आए, बुद्ध स्पीच 1854, हंटर आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, वर्धा शिक्षा, प्रेस और जनता की राय, वर्नाकुलर प्रेस, ये आपको बताना है। बहुत सारे वीडियोस आपको एमए के अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और जो जिन हिसाब से वीडियोस अपलोड हुए हैं उस हिसाब से हो सकता है कि आपको 4th सेमेस्टर का कुछ टॉपिक आपको 3rd सेमेस्टर में मिले। तो इस प्रकार से मेरी राय है कि आप चारों सेमेस्टर में वीडियोस को चेक कर लें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो जो आपको मिले आप वहाँ पर से समझ लें। और अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, कारण प्रभाव बताना है। फिर जो प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवाद है इसमें आपको धन निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, इनके विषय में बताना है। गांधी जी और गांधीवादी आंदोलन का उदय, चाहे वो सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हो। तो कुल मिलाकर आपको उन सभी के विषय में बात करनी है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं।
इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला पेपर आता है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास 1757 से 1947 तक। इसमें आपको चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे आंदोलन के विषय में बात करनी है। फिर संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन 1918 से 1922 इसके विषय में। बाबा रामचंद्र की क्या भूमिका थी इन किसान आंदोलनों में, ये बताना है। मोपला विद्रोह के विषय में, फिर बारडोली सत्याग्रह के विषय में और इसमें सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। आपको जो ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था है, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी हो, इनके विषय में बताना है। औपनिवेशिक शासन में कृषि की क्या भूमिका रही है 1860 से 1947, तो इसके विषय में बताना है। कृषि की प्रकृति, सिंचाई, नकदी फसल, इसके विषय में। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कारण प्रभाव, इसके विषय में। ब्रिटिश काल में रेलवे 1947 तक रेलवे का विकास आपको बताना है। 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। भारतीय अर्थव्यवस्था का रेल पर क्या प्रभाव रहा है, वो बताना है। कृषि का वाणिज्यकरण, भारतीय हस्तशिल्प का विनाश, अकाल के प्रति ब्रिटिश नीति क्या रही, वो आपको बताना है। बी औद्योगिकीकरण यानी कि उन्होंने किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि भी औद्योगिकीकरण किया है, वो बताना है। धन की निकासी के तत्व, इसके प्रभाव, आधुनिक उद्योग का उदय, और फिर जो पूंजी और पूंजीपति वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, श्रमिक आंदोलन है, श्रमिक संघ है, जनसंख्या रुझान और राष्ट्रीय आय, ये आपको बताना है। अगला पेपर आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कुल मिलाकर इसमें आपको आधुनिक काल का पूरा सब कुछ बताना होगा। और इसमें पहली जो यूनिट है उसमें आ जाता है भारतीय राजनीतिक संगठनों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, फिर बंगाल विभाजन, फिर इसमें जो होम रूल मूवमेंट है, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक, फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, फिर संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन 1918 से 1922। तो ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम जो अगला आता है, अगला सिलेबस जिसको ये इसको फिर से यहीं पर फिर से वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। तो ये सब आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कुल मिलाकर आपको स्वतंत्रता संग्राम की सारी चीज़ें बतानी है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, या फिर पाकिस्तान की डिमांड कैसे उठी, भारत का द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रभाव, फिर सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं, उनका INA आ जाता है, उनकी आज़ाद हिंद फौज आ जाती है, भारत का विभाजन आ जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, इन सभी के विषय में आपको बताना होगा। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, ये फिर शिमला सम्मेलन, इसके विषय में बताइए। फिर कैबिनेट मिशन, इसके विषय में बताइए। तो कुल मिलाकर आपको ये सब पढ़ना है 4th सेमेस्टर में। और दोस्तों, चैनल में जो जो टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएं उन्हें ध्यान से देखिएगा। और अगर किसी टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूँगा आपकी मदद करने की। दोस्तों, वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। सफलता के आनंद के लिए ये ज़रूरी है, जब तक आप कठिनाइयों को नहीं भोगेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप ये गुंजाइश नहीं लगा सकते कि आपके हाथ में कुछ होगा। इसलिए भरपूर मेहनत करिए, तभी आप सफल बनेंगे। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।